कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ खूब मेहनत कर रहे हो। मेहनत का फल मीठा होता है। आ गया हूं मैं एक नया इकोनॉमिक्स का सीरीज लेकर के। इसमें हम लोग थॉरोली पूरे इकोनॉमिक्स के सिलेबस को रिवाइज करेंगे। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, बने रहिए हमारे साथ और इस पूरे 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 इकोनॉमिक्स के सीरीज को थॉरोली हमारे साथ रिवाइज कीजिए फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2026। तो जैसा कि आपको पता है इकोनॉमिक्स में दो सेक्शंस है। वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, द अदर वन इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों 40-40 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सीरीज जो है सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, फिर खत्म करेंगे, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ जाएंगे। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बेसिकली देखिए, हम जब आपको पढ़ाएंगे हर एक चैप्टर को, उसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो चैप्टर को थॉरोली एक बार रिवाइज करेंगे। इसके बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस इसका सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है, उस तरह के क्वेश्चंस को भी हर एक चैप्टर का हम लोग डील करेंगे। इसलिए पूरा क्लास अटेंड करना जरूरी है। और साथ ही साथ ये भी करेंगे कि प्रीवियस ईयर पिछले 5 साल में जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं हर एक चैप्टर से, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे जरूर डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो पहला चैप्टर है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत आसान सा चैप्टर है। पहले जान लेते हैं इस चैप्टर में आखिर सीबीएसई क्या चाहती है। सीबीएसई आपसे ये चाहती है कि आप इस चैप्टर में इस बात का नॉलेज लेकर के एग्जाम में बैठे कि जब इंडिया आजाद हुआ, जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ करके यहां से चले गए, 1947 की बात कर रहा हूं मैं, उस वक्त इंडिया का कंडीशंस क्या था। चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सीबीएसई ये चाहती है आपसे कि आप इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताइए कि 1947 में इंडियन इकोनॉमी का क्या क्या स्थिति था। तो सवाल है कि सर इंडियन इकोनॉमी मतलब सर क्या, इसमें किस किस सेक्टर के बारे में हमें पता करना है। सीबीएसई कहती है कि सबसे पहले आप एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पता करो, फिर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पता करो, फिर इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था उसके बारे में पता करो, फिर आप डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में पता करो, और फिर आप फॉरेन ट्रेड के बारे में पता करो। तो इतनी सारी जो इकोनॉमिक सेक्टर्स है, इसके बारे में आपको थॉरो नॉलेज इस चैप्टर में होना चाहिए, तभी आप कॉन्फिडेंटली बोर्ड में इस चैप्टर से आंसर कर पाएंगे। क्लियर है? और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये आप अपने स्क्रीन में देखो, पिछले 5 साल में सीबीएसई ने इस चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चंस पूछा है। एक एमसीक्यू तो कंपलसरी है ऑलमोस्ट ऑल इयर्स में। आप यहां ध्यान से देखो, तो कुल मिला के अगर हम इसका एवरेज करें तो 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछा जाता है सीबीएसई की ओर से। और 4 से 5 नंबर लाना समझ लो लॉटरी लग गया तुम्हारा, इतना आसान है ये चैप्टर। मैं आपको प्रोबेबल क्वेश्चंस भी बताऊंगा इस चैप्टर से। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बच्चों देखो, हमें ये जानना है 1947 में जब अंग्रेज हमें छोड़ करके गया, कॉलोनियल रूल जब हमारा खत्म हुआ, उस समय इंडिया का क्या कंडीशन था। इस चीज को पढ़ने से पहले मेरे को ऐसा लगता है कि हर एक बच्चों के दिमाग में ये नॉलेज जरूर होना चाहिए कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारा क्या कंडीशन था। तो अगर हम ब्रिटिशर्स के आने से पहले का कंडीशन अगर हम देखें, यानी जिसे मैं कहूंगा बिफोर ब्रिटिश रूल क्या कंडीशन था। हम थे सेल्फ सफिशिएंट, हम थे इंडिपेंडेंट। बहुत ध्यान से, और मैं चाहूंगा ये सब की टर्म्स आप अपने नोटबुक में नोट करते रहिए, प्रैक्टिस होगा इससे आपका। इंडिपेंडेंट, हम थे प्रॉस्परस। तो इन तीनों टर्म का मतलब क्या होता है सर? सेल्फ सफिशिएंट का मतलब है कि हमारे पास अनाज बहुत अधिक मात्रा में था, हमारे पास इंडस्ट्रियल गुड्स जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें चाहिए होता है
सफिशिएंट मात्रा में था। तो हमें क्या ना कि दूसरे कंट्रियों पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हम सेल्फ सफिशिएंट थे। इसका यही मतलब होता है, ठीक है। दूसरा है इंडिपेंडेंट, यानी हम पे किसी का भी राज नहीं चलता था, हम आजाद थे, हमारी जो मर्जी हम वो कर सकते थे। प्रॉस्परस यानी इन एबंडेंस, हमारे पास अनाज था, इन एबंडेंस, हमारे पास हर एक डेली यूज के जितने भी प्रोडक्ट्स होने चाहिए वो सारे थे। तो अनाज कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से, यानी एग्रीकल्चर हमारा बहुत अच्छा था। डेली यूज के प्रोडक्ट्स कहाँ से आते हैं? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज से, यानी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज भी अपने बूम में था, फ्लरिश कर रहा था। तो इसका यही मतलब होता है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले, अगर मैं एक सेंटेंस में इसको कहूं, तो भारत हमारा सोने का चिड़िया था। इसलिए गंदी नजर अंग्रेजों का हमारे कंट्री पे पड़ गया। एक्चुअली क्या था कि अंग्रेजों को अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना था। तो इंडस्ट्रीज के लिए हम सबको पता है रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है। तो भारत पे उसकी नजर इसलिए गई क्योंकि यहाँ ये कंट्री बहुत बड़ा था और काफी एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा था। तो यहाँ से उसको रॉ मटेरियल बहुत आसानी से मिल सकता था। दूसरी बात है कि जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करोगे, इंडस्ट्री का ग्रोथ करोगे, तो सिर्फ प्रोडक्ट्स को बनाने तक सीमित नहीं रहते हो, आप प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करके फिर उसको बेचते भी हो। तो उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा मार्केट चाहिए होता है। और इंडिया जैसे बड़े कंट्रीज के लिए इंडिया इतना बड़ा मार्केट था, बड़ा कंट्री था, बड़ा मार्केट था। तो अंग्रेज इसलिए इंडिया को हड़पना चाहता था। समझ में आ गया आपको बात? तो मैं ये बता रहा हूं कि बिफोर ब्रिटिश रूल इंडिया का ये कंडीशन था। अब देखते हैं आफ्टर, जैसे ही ब्रिटिशर्स ने हमारे यहां कब्जा किया, आफ्टर ब्रिटिश एंटर्ड, ठीक है, जैसे ही ब्रिटिशर्स एंटर हुआ तो हमारा कंडीशन क्या हो गया? तो यहां पे दो इंपॉर्टेंट टर्म है। एक टर्म आपको याद रखना है, वो था स्टैग्नेंट, और दूसरा हमारा इकोनॉमी था बैकवर्ड। बाबू ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वन इज स्टैग्नेंट, द अदर वन इज बैकवर्ड। स्टैग्नेंट का मतलब होता है नो ग्रोथ, नो ग्रोथ। बैकवर्ड मतलब टोटली एग्रीकल्चर बेस्ड, ठीक है। बात को समझो, स्टैग्नेंट का मतलब है कि काफी लंबे समय से भारत के जीडीपी में कोई ग्रोथ ऑब्जर्व नहीं किया गया, कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं था। बैकवर्ड का मतलब होता है जब कोई भी कंट्री बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो जाए तो उसको बैकवर्ड कहते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा आप एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो तो कॉमन सेंस, द प्रॉब्लम विद कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, पर आपको अप्लाई करना है। कॉमन सेंस लगाओ। अगर एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा बर्डन है तो इसका मतलब इंडस्ट्रीज आपका ग्रो नहीं कर रहा है। लोग ज्यादा से ज्यादा खेती की तरफ लोगों का रुझान है, इंडस्ट्रीज की तरफ रुझान नहीं है। और जब तक आपका इंडस्ट्रीज ग्रोथ नहीं करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ नहीं करेगा, आपका कंट्री बैकवर्ड रहेगा। समझ में आ गई बात? तो बिफोर आपने समझा हम हरे भरे कंट्री में गिनती आते थे, और आफ्टर जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए उस वक्त हमारा हालत बहुत खराब था, स्टैग्नेंट थे एंड बैकवर्ड थे। इज इट क्लियर? अब आता हूं इसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में, कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हमारे कंट्री के डेस्टिनी यानी भाग्य को चेंज कर दिया और एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो, पहला है बैटल ऑफ प्लासी। 1757 में ये लड़ाई लड़ी गई, बैटल ऑफ प्लासी, और अंग्रेजों ने इसमें विजय प्राप्त किया और ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक कंपनी को फॉर्म किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी, ये एक कंपनी बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा, जिन्होंने कंट्रोल कर लिया पूरे इंडियन इकोनॉमी को, पूरे इंडियन इकोनॉमी को कंट्रोल कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। और फिर दूसरा जो इवेंट है 1857 का, आप सबको पता है ये कितना इंपॉर्टेंट साल था। हमने पहली बार आजादी के लिए अंग्रेजों पे धावा बोला था, 1857 में वो लड़ाई हमने लड़ी थी। तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर से विजय प्राप्त हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस बार क्या किया, ब्रिटिश क्राउन को इंडियन इकोनॉमी का पूरा कंट्रोल सौंप दिया। ये दो इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू क्वेश्चन, इसको आप जरूर याद रखिएगा।
बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, देखो ध्यान से। टॉपिक है लो लेवल ऑफ इनकम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश रूल। हम सबको पता है कि ब्रिटिशर्स तो यहाँ आया ही था भारत को बर्बाद करने और खुद को आबाद करने। तो हमारे यहाँ के इकोनॉमी को डेवलप करना उसका मुद्दा नहीं था, ठीक है। और कभी भी वो ट्राई भी नहीं किया और ना ही कभी इसको मेजर करने का भी सोचा कि हमारा इकोनॉमी किस लेवल से ग्रो कर रहा है, क्योंकि उनको पता था इकोनॉमी ग्रो नहीं डी ग्रो कर रहा है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कुछ भले इंसान थे, कुछ अच्छे लोग थे, कुछ अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने अपने स्तर पे इंडिविजुअल लेवल पे भारत का पर कैपिटा इनकम और जीडीपी को मेजर करने में अहम भूमिका निभाया। इन सब का नाम अच्छे से याद रखना, ऐसे कौन कौन से लोग थे। तो सबसे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेस्ट इंडिकेटर होता है नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, जो मैं अभी समझा रहा था। ब्रिटिशर्स ने कभी इसको मेजर करने का नहीं सोचा। ब्रिटिश गवर्नमेंट नेवर सिंसियरली डिटरमाइन द इंडियाज नेशनल इनकम, कभी भी उसने नेशनल इनकम को डिटरमाइन नहीं किया, यानी जीडीपी को कभी भी मेजर नहीं किया। हाउएवर सम इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स वर मेड, लेकिन अपने निजी स्तर पे कुछ लोगों ने, जो अच्छे इकोनॉमिस्ट थे उस समय के, इन्होंने अपने स्तर पे इसको मेजर किया। उसमें से अहम भूमिका किसने किसने निभाया? विलियम डिगबाई का नाम आता है, ठीक है। दूसरा फिंडले शीरस का नाम आता है। दादा भाई नेहरू जी बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, इनका नाम आता है। डॉक्टर VKRB राव का नाम आता है। RC देसाई का नाम आता है। वाडिया एंड जोशी का नाम आता है और KT शाह का नाम आता है। इसमें से बच्चों तुम देख सकते हो कि मैंने डॉक्टर VKRB राव को इस तरह से एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल, एक कुछ भी कहो, उसमें मैंने इनको बांध के रखा है। ऐसा क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि इनका जो एस्टिमेट था वो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट माना गया, सटीक माना गया, इसलिए लोगों ने इनके ऑब्जर्वेशंस को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया। क्लियर है? तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आएगा। हाउएवर सो मेनी इकोनॉमिस्ट हैड डन द एस्टिमेट्स, लेकिन सबसे सिग्निफिकेंट किनका था? तो आप टिक करोगे डॉक्टर VKRB राव का, ठीक है। क्लियर है? अब क्या ऑब्जर्वेशंस इन सब ने मिलकर के, अगर हम इन सब का एक एवरेज व्यू लें, खास करके जिसमें सबसे ज्यादा VKRB राव का ऑब्जर्वेशंस को अगर हम ले, तो क्या निकल के आता है? वो निकल के आता है कि उस समय ग्रोथ इन जीडीपी था लेस देन 2%। जब ब्रिटिश हमारे यहाँ शासन कर रहा था, कॉलोनियल पीरियड था, तो जीडीपी का रेट था, नेशनल इनकम हमारा 2% से कम दर से बढ़ रहा था, जो कि आज के जमाने में देखोगे तो 7 से 8% का एवरेज जीडीपी ग्रोथ हमारे यहाँ है। लेकिन उस समय सोचो 4 गुना कम था, 2% से भी कम था। और पर कैपिटा इनकम तो बहुत ज्यादा लो था, वो कितना था? लेस देन 0.5%। तो ये हमारा इकोनॉमिक कंडीशन का इंडिकेटर था उस वक्त, जो एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है, तो आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। किस किस सेक्टर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ये आप देखिए आपके स्क्रीन में है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट एग्रीकल्चर, फिर पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज, फिर इंटरनेशनल ट्रेड, फिर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, फिर डेमोग्राफिक प्रोफाइल, और फिर पढ़ेंगे अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था वो स्टैग्नेंट क्यों था, उसके क्या क्या कारण थे। चलो आओ एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला था लो प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। बाबू लोग देख, प्रोडक्शन का मतलब होता है टोटल आउटपुट, आप कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है आउटपुट प्रोड्यूस्ड पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। एक स्पेसिफिक जमीन के अंदर आपका प्रोडक्शन एबिलिटी कितना है, आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात थी कि इन दोनों में कमी थी। देखो क्या लिखा हुआ है, बोथ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी वर एक्सट्रीमली लो। ये दोनों बहुत कम था इंडिया में। क्यों कम था? खेती के लिए क्या चाहिए होता है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इरिगेशन, इन दोनों की कमी थी हमारे कंट्री में। तो क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, इन सब के कारण हमारा जो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वर एक्सट्रीमली लो एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, ठीक है। अब आता हूं दूसरे नंबर पे, हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी। बच्चों वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है बाबू लोग अनसर्टेनिटी। तो हमारा एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था, एग्रीकल्चर एक ऑक्यूपेशन था, वो अनसर्टेन क्यों था? क्यों लोग जो खेती करते थे इतने गरीब थे? इसलिए
क्योंकि हमारा जो खेती था, एग्रीकल्चर था, वो कंप्लीटली भगवान पे डिपेंडेंट था, यानी मॉनसून पे डिपेंडेंट था, रेन पे डिपेंडेंट था। अच्छी बारिश हो तो अच्छी फसलें उगाई जाती थी, बुरी बारिश हो तो फसलें बुरी होती थी। ठीक है, तो एक गैमलिंग की तरह था एग्रीकल्चर, अंडरस्टैंड। तो देख क्या लिखा हुआ है, नो एफर्ट वाज मेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल टू डेवलप इरिगेशन फैसिलिटीज। अगर हमारे पास अच्छा इरिगेशन फैसिलिटी हो तो हमें रेन पे डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा, पर वो था नहीं। अफसोस की बात है, ब्रिटिशर्स ने कभी कोई प्रयास ही नहीं किया। फिर लिखा हुआ है, हेंस एग्रीकल्चर डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। इरिगेशन फैसिलिटी नहीं था तो मॉनसून पे डिपेंडेंट था। गुड रेनफॉल मींस गुड आउटपुट एंड बैड रेनफॉल मींस बैड आउटपुट। क्लियर। तो इस वजह से एग्रीकल्चर हमारा स्टैग्नेंट था। अभी आप ये पढ़ रहे हो कि क्यों वो स्टैग्नेंट था। तीसरा पॉइंट है हमारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम। काफी इंटरेस्टिंग है। देखो होता क्या था ना कि अभी क्या होता है कि हम लोग या आपके पापा जी या कोई भी जो पैसे कमाते हैं उनको टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, तभी गवर्नमेंट जो है इस कंट्री को चला पाता है। तो उस समय हमारे कंट्री को कौन चला रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट चला रहा था, तो उनको टैक्स चाहिए था। और ज्यादा वर्क फोर्स कहाँ लगा हुआ था? एग्रीकल्चर में, फार्मर्स थे, तो उनसे टैक्स लेना था। तो अब ब्रिटिशर्स को ना बड़ा दिक्कत हो रहा था कि सीधे किसानों से जाके टैक्स ले ले, तो इन्होंने एक मिडिल मैन तैयार किया जिसको जमींदार बोला गया। और उन जमींदारों को ये ड्यूटी दिया गया कि तुम किसानों से लगान, बोला जाता था उसको, टैक्स को, कि तुम लगान लोगे, टैक्स लोगे और मेरे को जमा करोगे। अब जमींदारों ने क्या बदमाशी किया? जमींदारों ने किसानों से कुछ भी अमाउंट मांग लिया टैक्स का, कुछ भी अमाउंट। अब किसान तो उस समय पैसे तो होते नहीं थे, तो अपने अनाज का हिस्सा, शेयर ऑफ आउटपुट, एज अ रेंट या एज ए टैक्स वो जमींदार को देते थे। कुछ भी अनाप शनाप अमाउंट, जमींदार को जो मर्जी वो मांग लिया, ठीक है। लेकिन जमींदार जो है ब्रिटिशर्स को उसमें से एक फिक्स्ड अमाउंट देते थे। इस तरह से जमींदार जो है अमीर से और अमीर बनता गया और किसान जो है गरीब से और गरीब बनता गया। जमींदार इनसे पैसे तो लेते थे, लेकिन कभी भी इनके खेतों में उन पैसों को इन्वेस्ट नहीं करते थे, ना ही कोई इरिगेशन फैसिलिटीज पे ध्यान देते थे, नथिंग। जो भी बचा कुचा पैसा स्मॉल फार्मर्स के पास होता था, वो अपने उसी पैसे से इरिगेशन का, फर्टिलाइजर्स का जुगाड़ करते थे। इसके लिए उनको उधार लेना होता था, इनडेप्टनेस हो जाता था, जिस वजह से उनमें अब वो डेप्ट वो कभी चुका नहीं पाता था, तो अपना जो जमीन था वो गिरवी रख के जमींदारों से वो कर्ज लेता था। और चूंकि कर्ज चुका नहीं पाता था तो वो जमीन भी जमींदार हड़प लेते थे। तो ये सिचुएशन था जमींदारी सिस्टम का, जिसको हम लोग लैंड रेवेन्यू सिस्टम बोलते हैं। रेवेन्यू मतलब लगान, है ना। अब आते हैं नंबर 4 में, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसका मतलब वो मैंने पहले बताया था कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम सेल्फ सफिशिएंट थे, यानी हमें जितनी अनाज चाहिए थी खाने के लिए हम उस अनाज को उगा रहे थे, जिसको सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते थे। और जो बचा कुचा रहता था वो मार्केट में हम लोग बेच देते थे, जिसको सरप्लस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने किसानों को फोर्स किया कि तुम उन्हीं अनाजों को उगाओगे जो हमारे यहाँ जरूरत है। जैसे इंडिगो हो गया, और भी कई क्रॉप्स है, लाइक टोबैको हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये वो अनाज थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एज अ रॉ मटेरियल चाहिए था। क्लियर है। तो अब कहता है फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इन्होंने किसानों को फोर्स किया कि आप मेरे कहे हुए अनाजों को उगाएंगे। तो इससे क्या क्या हुआ देखो, शिफ्ट फ्रॉम कल्टीवेशन फॉर सेल्फ कंजम्पशन टू कल्टीवेशन फॉर द मार्केट। यानी हम जो है पहले फूड क्रॉप्स उगा रहे थे, अब हम कैश क्रॉप्स उगाने लगे। फूड क्रॉप्स यानी किसान उसको उगा रहा था खुद खाने के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए। कैश क्रॉप्स यानी मार्केट में बेचने के लिए। तो जैसे टोबैको, टी, कॉफी एटसेट्रा। इससे सबसे बड़ा जो कमी आया वो आया फेमिन यानी भूखमरी का। यानी अब किसान, अब चाय और कॉफी पी करके, इंडिगो खा करके तुम तो पेट नहीं भर सकते हो ना, तुम्हें खाने के लिए अनाज चाहिए। अब अंग्रेज कहता था कि नहीं, तुम अनाज उगाओगे ही नहीं। तो पूरा भूखमरी बहुत जबरदस्त छा गया, खास करके बंगाल में वो फेमस फेमिन है, ठीक है। बहुत ज्यादा भूखमरी छा गया, बहुत सारे गांव के गांव पूरे खत्म हो गए, लोग मर गए, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, दीज क्रॉप्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स इन ब्रिटेन, जो मैंने बताया,
फार्मर्स हैव टू बोरो फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सच क्रॉप्स कॉजिंग पॉवर्टी। अब ये ऐसे अनाज हुआ करते थे जिसके फर्टिलाइजर्स की जिसके लिए जरूरत पड़ती थी, हेवी इरिगेशन की जरूरत पड़ती थी, जो फूड क्रॉप्स में उतनी जरूरत नहीं होती थी। फूड क्रॉप्स में रेन से ही काम चल जाता था, पर इन अनाजों के लिए प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज का होना जरूरी था और इसके लिए इनको बोरो करना जरूरी था। इनके पास तो पैसे थे नहीं, तो ये बोरो करते थे, डेब्ट ट्रैप में फंस जाते थे, कॉजिंग पॉवर्टी टू द स्मॉल फार्मर्स। ठीक है, अगले पॉइंट में आता हूं, पार्टीशन ऑफ द कंट्री। लो, जो भी बचा कुछ था अंग्रेज पार्टीशन करके उसको भी हमारे देश को और खत्म कर दिया। पार्टीशन में क्या हुआ था, इंडिया पाकिस्तान एक ही कंट्री था, अब वो अलग अलग दो कंट्रीज हो गए थे। तो क्या क्या कमियां थी पार्टीशन में, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। हमारे यहाँ उस समय जूट इंडस्ट्रीज का काफी बोलबाला था और जूट इंडस्ट्रीज के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए था जूट, वो मैक्सिमम प्रोड्यूस होता था ईस्ट पाकिस्तान, जो आज के डेट में बांग्लादेश जिसे हम लोग कहते हैं। तो वो चूंकि पाकिस्तान की तरफ चला गया तो जूट इंडस्ट्रीज यहाँ का बिल्कुल टफ हो गया। दूसरा, फूड प्रॉब्लम। फूड प्रॉब्लम यानी वेस्ट पंजाब और सिंध, ये दो ऐसे जगह थे जो मैंने लिखा है वेस्ट पंजाब एंड सिंध, इनको फूड ग्रेनरीज कहा जाता था, काफी मात्रा में फूड प्रोड्यूस होता था, ये भी पाकिस्तान में चला गया। तो हमारे यहाँ शॉर्टेज ऑफ फूड क्रॉप्स हो गया, फूड प्रॉब्लम्स इंडिया को होने लगा। नेक्स्ट है लॉस ऑफ मार्केट, यानी पाकिस्तान बनने से एक बहुत बड़ा मार्केट इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथों से चला गया। तो ऑब्वियसली ना, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो गुड्स क्यों प्रोड्यूस करते हैं, बेचने के लिए। अब उनको तो मार्केट चाहिए, पाकिस्तान चला गया तो फिर उतना सारा ग्राहक जो है इनके हाथों से छूट गया, मार्केट छूट गया, तो ये इनको प्रॉब्लम हुआ। चल बाबू, अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर का। तो देखो, अगर आपको इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करना है ना, तो उसमें ग्रोथ लाना है तो उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं, लेकिन उसी का उल्टा होता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ब्रिटिशर्स का मकसद था, उनका ऑब्जेक्टिव था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो आओ देखते हैं इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना है, टू फोल्ड मोटिव ऑफ सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्रिटिशर्स क्यों चाहता था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया का। सबसे पहला, टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट। अगर इंडिया का इंडस्ट्रीज अगर यहाँ पे ब्लूम कराएगा, अगर इंडिया का इंडस्ट्रीज फ्लरिश होगा, तो इंडिया से जो रॉ मटेरियल है वो इंडिया में ही रह जाएगा, इंडिया से जो रॉ मटेरियल जनरेट होता है। तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले ये दिमाग में लाया कि यार जब तक हम यहाँ के इंडस्ट्रीज को खत्म नहीं करेंगे तो इंडिया में पैदा होने वाला जो रॉ मटेरियल है उसको हम अपने यहाँ नहीं ले जा पाएंगे। तो सबसे पहला मोटिव था टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट एंड दस रिड्यूस इंडिया टू अ मेयर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, इंडिया को एक ऐसा कंट्री बना देना जो एक्सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, सिर्फ रॉ मटेरियल कर रहा है, मैक्सिमम कहां, ब्रिटेन में। दूसरा, टू सेल ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन इंडिया। और इंडियन इंडस्ट्रीज को खत्म करने का दूसरा मकसद क्या था, ताकि ब्रिटेन में जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है उन गुड्स को वो इंडिया में बेच सके। इंडिया वाज इनफैक्ट आज भी इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, हर एक फॉरेन कंट्रीज की नजर हमारे इंडिया में है, क्योंकि इंडिया इज अ बिग मार्केट, लॉट ऑफ पॉपुलेशन, तो उनका सामान बेचने के लिए एक बड़ा मार्केट मिल जाए, यही ब्रिटिशर्स का टू फोल्ड मोटिव था। इसको याद रखना। सबसे पहला क्या था, इंडिया को रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर बना देना और इंडिया को इंपोर्टर बना देना फिनिश्ड गुड्स का। अब देखो, हम लोग जो पढ़ेंगे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये तुम्हारे स्क्रीन में एक फ्लो चार्ट है, क्या क्या पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल में। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्यों डिक्लाइन किया, उसका कॉजेस पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा 3 और 4 मार्क्स का। स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, मॉडर्न इंडस्ट्रीज का ग्रोथ इतना कम क्यों था। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड्स यानी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इतने कम क्यों थे। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर था यानी जो गवर्नमेंट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में कोई रोल नहीं निभा रहा था, ऐसा क्यों। और लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, और इंडस्ट्रियल सेक्टर से इतना लो स्तर का, इतना कम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्यों आ रहा था। तो इन सब के बारे में आपको नॉलेज इंडस्ट्रियल सेक्टर का होना चाहिए।
चलो अब मैं आपको बताऊंगा कि डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको मैंने बताया था अंग्रेजों के आने से पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज काफ़ी फ्लरिश कर रहा था इंडिया में। इन एवेंडेंस हम प्रोड्यूस करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। हमारे यहाँ के गुड्स का काफ़ी ज़्यादा तारीफ होता था विदेशों में, फॉरेन कंट्रीज में। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये क्यों डिक्लाइन कर गया, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इससे जरूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया से ये पांचों पॉइंट्स दिमाग में रखोगे। सबसे पहला कारण था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। इसको बढ़िया से समझो। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, कि जब भी आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो, किसी फॉरेन कंट्री से संबंध रखते हो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, तो उस पर टैक्स देना पड़ता है। चाहे इंपोर्ट करो तो भी टैक्स, चाहे एक्सपोर्ट करो तो भी टैक्स। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अपनाई। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब कि भेदभाव किया टैरिफ पॉलिसी में। कैसे, मैं अभी समझा रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। ये इंडिया है, ये ब्रिटेन है, ठीक है। अब देखो, इंडिया क्या करता था, ब्रिटेन को रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था, उस पर कोई भी टैरिफ ब्रिटिशर्स नहीं लगाता था। ब्रिटिशर्स हमारा गार्जियन था, हमारा सब कुछ था, हमारा सरकार था, उसी पे सारा चीज था, कंट्रोल कर रहा था इकोनॉमी को। तो वो टैरिफ फ्री था। यहां से जो रॉ मटेरियल ब्रिटेन जाता था वो टैरिफ फ्री था। एक बात बच्चों दिमाग में रखना, टैरिफ जोड़ने से क्या होता है कि गुड्स महंगा हो जाता है। और मान लो हम यहाँ से टैरिफ जोड़ के चाइना में कोई गुड्स भेज रहे हैं, तो चाइना में हमारा गुड्स क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। लेकिन ब्रिटिशर जब यहां से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था इंडिया से, तो वो टैरिफ फ्री था, तो उनको सस्ते में मिलता था। प्लस ब्रिटेन से जब फिनिश्ड गुड्स तैयार होकर के इंडिया आता था, वो भी टैरिफ फ्री था, उसमें भी किसी तरह का कोई टैक्स नहीं ब्रिटिशर्स लगाता था, ताकि इंडिया में उनका गुड्स सस्ते में बिके। और इंडिया में प्रोड्यूस किया हुआ गुड्स लोग अब ना खरीद के ब्रिटिशर्स का गुड्स खरीदे। उनका क्वालिटी भी अच्छा था, मशीन मेड गुड्स था, और बिना टैरिफ का यहाँ आ रहा था, तो एक्सपेंसिव भी नहीं था। इसी वजह से वो टैरिफ ना इंपोर्ट पे लगाया ना एक्सपोर्ट पे लगाया। लेकिन जब इंडिया हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है, वो जब हम एक्सपोर्ट करते थे बाकी कंट्रीज में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तब क्या होता था, तब हेवी टैरिफ लगा दिया जाता था, ताकि इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक्सपेंसिव हो जाए, ज्यादा प्राइस उसका हो जाए, और हमारा गुड्स का डिमांड विदेशों में क्या हो जाए, कम हो जाए। इससे हमारे यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है वो डी इंडस्ट्रियलाइज हो जाए, यानी उसमें पतन आ जाए। बात समझ गए? तो ये बहुत बड़ा कारण था जिस वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन कर गया। दूसरा, डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। प्रिंसली कोर्ट्स का मतलब होता है नवाब्स एंड राजास। इनको हैंडीक्राफ्ट गुड्स काफी पसंद आता था, तो ये हमेशा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद इनका दबदबा, नवाब्स एंड राजास का दबदबा क्या हो गया, कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज भी डिक्लाइन कर गया। दूसरा, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। अब देखो, ब्रिटिशर्स के आने से एक नया कम्युनिटी इमर्ज हुआ जो ब्रिटिशर्स को काफी नकल करता था। उनकी तरह टोपी पहनना, उनकी तरह शर्ट पहनना, उनकी तरह सूट पहनना, उनकी तरह बूट पहनना, उनकी तरह वो सिगार पीना, ये सब उनको बहुत भाता था, बहुत नकल करता था। इसलिए ऐसे लोगों के लिए ब्रिटिश मेड गुड्स जो है इंडिया में काफी पॉपुलर हो गया। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। तो ये बात कहना बिल्कुल सही है कि रेलवे से इंडिया को बहुत फायदा भी हुआ था, काफी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ा था। लोग जियोग्राफिकल बैरियर्स को तोड़ के एक जगह से दूसरे जगह जा पा रहे थे। लेकिन इससे ज्यादा फायदा ब्रिटिशर्स को हो रहा था। कैसे? ब्रिटिशर्स जो गुड्स अपने यहाँ से हमारे यहाँ भेज रहे थे, उनको वो ऑल ओवर द कंट्री के कोने कोने में वो बेच पा रहे थे, ठीक है। और साथ ही साथ जो है जो यहाँ से जो वो रॉ मटेरियल लेके जाते थे, उनके भी आवागमन में काफी इनको फायदा हुआ रेलवे के इंट्रोडक्शन से। तो टू ट्रांसपोर्ट देयर फिनिश गुड्स ऑल ओवर इंडिया, और इंडियन हैंडीक्राफ्ट लॉस देयर मार्केट साइज, ये इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि ये कोने कोने में अपने गुड्स को फैला रहे थे, तो इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज था, उनका जो मार्केट साइज था, पहले तो उन्हीं का गुड्स पूरे कोने कोने में बिकता था, इंडिया के हर जगह बिकता था, तो वो अपना मार्केट को लूज कर रहे थे।
और सबसे अंत में है लो कॉस्ट एंड गुड क्वालिटी मशीन मेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन गेव स्टिफ कंपटीशन टू इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, जो मैं इस पॉइंट में आपको समझाया। तो उम्मीद करता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तुम्हारे भेजे में चला गया। अब चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए जी, हमने सीख लिया कि क्यों हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो गया। अब सीखेंगे कि इस डिक्लाइनेशन से क्या एडवर्स इंपैक्ट हुआ इंडिया में। तो देख, सबसे पहले तो इतने लोग जो काम कर रहे थे इंडस्ट्रीज में वो बेरोजगार हो गए। अब बेरोजगार हो गए, खाना पीना तो खाना पड़ेगा भैया, तो चल गए सीधे गांव और खेती करने लगे। खेती ऐसे ही कमजोर था, और ज्यादा लोग चले गए उसमें तो और कमजोर हो गया। और तीसरा जो सबसे एडवर्स इंपैक्ट ये था कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जब डिक्लाइन हुआ तो ब्रिटिशर्स को बड़ा मजा आया। कैसे? वो अपना जो गुड्स इंपोर्ट करते थे, फिनिश्ड गुड्स, उसका मार्केट इंडिया में धड़ल्ले से बढ़ गया और उनके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन में खूब ग्रोथ हुआ। तो ये 3 एडवर्स इंपैक्ट आपको याद रखना है। लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, दूसरा बर्डन ऑन एग्रीकल्चर हो गया, दूसरा ऑक्यूपेशन अपॉर्चुनिटीज था नहीं, लोग भागे भागे एग्रीकल्चर में चले गए और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो ये 3 पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखोगे, ठीक है। अब आता हूं मैं स्लो ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। जो हेवी गुड्स इंडस्ट्रीज होते हैं, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। बच्चों, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री क्या होता है? यू मस्ट नो। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का मतलब होता है ऐसे इंडस्ट्रीज जो ऐसे मशीन्स और ऐसे टूल्स बनाते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है। तो इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ऐसे इंडस्ट्रीज की उस समय जरूरत थी, आयरन एंड स्टील फॉर एग्जांपल, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा कमी थी। तो आओ इस टॉपिक में क्या क्या जानना है, क्या पढ़ना है, इसको देख लो ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा? देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज टू हेल्प प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन। नाम के बराबर था। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं मशीन्स एंड टूल्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब इंडस्ट्रीज इतना कम था कि उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ही क्या था, बहुत लो था। अब इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए ये देखो, मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, इसको दिमाग में रखोगे। टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, यानी जिसको हम टिस्को कहते हैं, उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1907 में। इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्टर्ड हुआ था ये 1907 में। ये एक हेवी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हमारे पास था। जूट इंडस्ट्रीज जो सबसे बड़ा इंडस्ट्री था आयरन एंड स्टील के बाद, वो एडवर्सली अफेक्टेड हो गया बाय पार्टीशन ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज आपको मैंने बताया था इसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए तो होता है, वो चला गया ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश आज के डेट में, जिसे हम कहते हैं। अब चल आगे बढ़ते हैं। होपफुली ये दोनों टॉपिक तुमको समझ आ गया बहुत अच्छे से। यस सर, बिल्कुल आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था उसका क्या कंडीशन था एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। तो 3 चीज इसमें बाबू तुमको याद रखना है। एक फॉरेन ट्रेड का कॉम्पोजिशन, एक डायरेक्शन और एक लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। तीनों को बहुत अच्छे से समझ लो, दिमाग में ठूस लो बढ़िया से। देखो, पहला क्या है? कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन में 2 चीज आता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो उस समय इंडिया एक्सपोर्टर था रॉ मटेरियल का, कई बार बता चुका हूं, और इंपोर्टर था ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का। तो कॉम्पोजिशन में 2 चीज आता है कि हम क्या क्या एक्सपोर्ट और क्या क्या इंपोर्ट कर रहे थे। क्लियर है? दूसरा है डायरेक्शन। हमारा जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा था उसमें 50% से ज्यादा, और मोर प्रिसाइजली अगर हम बोले स्पेसिफिकली तो 70% लगभग हम कहां कर रहे थे? मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैक्स मतलब मोर देन 50% यानी, और स्पेसिफिकली 70% ऑफ द टोटल फॉरेन ट्रेड वाज कंसर्न टू ब्रिटेन। बाकी जो बच रहा था वो हम किसके साथ कर रहे थे? सीलोन, जो आज के डेट में श्रीलंका कहा जाता है, चाइना, और पर्सिया, जो आज के डेट में ईरान कहा जाता है। तो ये कॉम्पोजिशन है, ये डायरेक्शन है, इसको बहुत अच्छे से आप याद रखोगे, ठीक है। देन आता है लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब होता है कि एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, सपोज कर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका, तो वहां से डॉलर आ रहा है, और जब हम इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से तो डॉलर जा रहा है। तो एक्सपोर्ट अगर इंपोर्ट से ज्यादा हो तो डॉलर का इनफ्लो ज्यादा होता है और आउटफ्लो कम होता है। इस तरह से हमारे पास फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है वो बहुत मात्रा में जमा हो जाता है। तो उस समय हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा था, इस वजह से जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स था वो हमारे पास बहुत ज्यादा था। और ऐसा कंट्री जिनके पास फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बहुत ज्यादा होता है, ऐसे कंट्रीज को धनी माना जाता है।
बदले में इनको गोल्ड सिल्वर बहुत सारा चीज मिलता है और कंट्री अमीर हो जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे पास फॉरेन करेंसी रिजर्व होते हुए भी ब्रिटिशर्स ने उनको इंडिया के डेवलपमेंट में इस्तेमाल नहीं किया, उसने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। कहां कहां इस्तेमाल किया वो चीज ध्यान से देखो। इंडियन ऑफिस सेटअप इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में इंडियन ऑफिस सेट करने में खर्च किया। फाइनेंसिंग द डेफिसिट इन इनविजिबल आइटम्स लाइक टूरिज्म, इंश्योरेंस, बैंकिंग सर्विसेज एटसेट्रा। ये जो बैंकिंग सर्विसेज विदेशों से इंपोर्ट करते थे, इंश्योरेंस, उस समय इंडिया उतना डेवलप नहीं था, ज्यादा बैंक्स नहीं था, इंश्योरेंस कंपनीज नहीं था, ठीक है, और भी बहुत सारा सर्विसेज था जो हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। उन सब चीजों के पेमेंट के लिए इन्होंने यूज किया। मिलिट्री एक्सपेंडिचर फॉर वॉर्स फॉट बाय ब्रिटेन, और ब्रिटेन उस समय जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा तो उसमें इंडियन जो फॉरेन करेंसी रिजर्व था उसका खूब धड़ल्ले से यूज किया, मतलब इंडिया के लिए उसने इसको इस्तेमाल ही नहीं किया। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको देखो, ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ इसे कहते हैं। ये जो फॉरेन करेंसी रिजर्व हमारे कंट्री से चला गया इसको ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ बोलते हैं। इसमें दादा भाई नेहरू जी का बहुत अच्छा आर्टिकल है, उसको सभी को पढ़ना चाहिए। खैर, अब मैं लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस की एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं। इसका लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस कब होता है आपको पता है? एक्सपोर्ट जब इंपोर्ट से ज्यादा होता है, उसमें फॉरेन करेंसी रिजर्व्स आता है और उसको कहां कहां इस्तेमाल किया गया ये आपने सीख लिया। तो उस समय जो कंडीशन था कि एक्सपोर्ट हमारा ज्यादा था, इंपोर्ट कम था, उसका दो डिसएडवांटेजेस था। क्या? स्कैर्सिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, यानी हम बहुत सारा चीज जो इंडिया के पब्लिक को इस्तेमाल करना चाहिए था, इंडिया में ग्रो हो रहा था, लेकिन हम क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स क्या कर रहा था, उसको एक्सपोर्ट कर दे रहा था अपने कंट्री में और भी कई दूसरे कंट्रीज में अपने फायदे के लिए। सरप्लस वाज नॉट यूटिलाइज्ड फॉर इंडियाज डेवलपमेंट, ये आपको मैंने बताया। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। एक छोटी सी बात मुझे इस टॉपिक में और बताना है आपको, वो है स्विस कैनल। तो स्विस कैनल एक ऐसा कनाल बनाया गया, समंदर के अंदर से एक ऐसा रास्ता बनाया गया, उस रास्ते से फायदा ये हुआ ब्रिटिशर्स को कि इंडिया से जो गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था वो काफी जल्दी होने लगा। इससे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन काफी कम हो गया, और आपको पता है कि कॉस्ट कम करोगे तो प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना। और एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, 1869 में स्विस कैनल बनाया गया था। ये ईयर आपको याद रखना है, स्विस कैनल वाज बिल्ट इन द ईयर 1869। आजा बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं अबाउट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब होता है शिफ्ट इन पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है उसमें अचानक एक बदलाव देखा गया। कब से? 1921 के बाद से। 1921 से पहले क्या हो रहा था? हाई डेथ रेट था और हाई बर्थ रेट था, ठीक है, दोनों हाई था, जिस वजह से पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर पा रहा था, यानी मरने की संख्या उतनी ही थी जितने जन्म लेने की संख्या थी, तो पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर रहा था। लेकिन 1921 के बाद से जब मेडिकल फैसिलिटीज थोड़ा थोड़ा सुधरने लगा तो डेथ रेट में थोड़ी सी कमी आई और पॉपुलेशन में हमने क्या देखा? थोड़ा ग्रोथ देखा। तो अब आ जाओ, देखो इसको मैंने दो हिस्से में बांटा है और एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाई 1921 इज रिगार्डेड एज ए ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो उम्मीद करता हूं सीख गए कि उसको ग्रेट डिवाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1921 से पहले डेथ रेट भी हाई और बर्थ रेट भी हाई, जिस वजह से स्लो ग्रोथ इन पॉपुलेशन था। लेकिन आफ्टर 1921 ग्रोथ इन पॉपुलेशन वाज हायर, ठीक है। तो देख क्या लिखा मैंने, 1921 बिफोर हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स वेरी स्लो। कारण क्या था? पॉवर्टी, मॉल न्यूट्रिशन, फेमिन्स, एपिडेमिक्स एटसेट्रा, ठीक है। आफ्टर 1921 कंसिस्टेंट राइज इन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, और इसी को कहा जाता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, शिफ्ट इन द पॉपुलेशन ग्रोथ। इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो। अब मैं आता हूं डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में हम लोगों को पढ़ना है कि कॉलोनियल पीरियड में इंडिया का बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, इन सारे रेट्स की क्या परिस्थिति थी। तो एक एक करके समझते हैं, ये सब एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है।
इंडिया में उस समय हाई बर्थ रेट था और डेथ रेट भी हाई था। दूसरा, लो लिटरेसी रेट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ओवरऑल लिटरेसी रेट देखें तो उस समय लगभग 16% का था, और अगर फीमेल लिटरेसी रेट देखें तो लगभग 7% था। 16% यानी 100 में से 16 लोग पढ़े लिखे थे, और फीमेल की बात करें तो 100 में से 7 महिलाएं पढ़ी लिखी थी। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की 1 साल के अंदर मौत हो जाती है, ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रेन डाइड अप टू द एज ऑफ 1 ईयर आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रेन, ठीक है, इसको याद रखो। तो वो रेट था 218। सोच लो, 1000 में से 218 बच्चे 1 साल के अंदर मर जाते थे। कैसा हालत था, कैसा मेडिकल हम लोगों का फैसिलिटीज था। तो ये हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था हमारा, ठीक है। उसके बाद है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी इसका मतलब होता है एवरेज लाइफ ऑफ ए पर्सन। आप देखो, एवरेज लाइफ ऑफ ए पर्सन 32 ईयर्स मात्र था। यानी जब कोई बच्चा जन्म लेता था तो ये उम्मीद किया जाता था कि वो 32 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा। ये एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी था। तो ये तुमने पढ़ लिया एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। दूसरा तुमने पढ़ा डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू क्वेश्चन, और कभी कभी इसका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाई 1921 इज रिगार्डेड एज अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। चलो लेके चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक में। बाबू अब पढ़ते हैं अबाउट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। देख, ब्रिटिशर्स के समय हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर किस तरह का था, तो यहाँ पे इस चीज को याद रखना है आपको। प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर, खेती में हमारे वर्कफोर्स का कितने परसेंट एंगेज थे? 70 to 75% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। सोच लो क्या बर्डन था बेचारे पे एग्रीकल्चर पे। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसमें केवल 10% लोग थे, केवल 10% लोग थे। और टर्शियरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, रेलवेज हो गया, यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे थे? ओनली 15 to 20%। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब इस डेटा से हम 3 चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है? पहला ऑब्जर्वेशन, प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, यानी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में एग्रीकल्चर का डोमिनेंस था, एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा लोग थे। अनबैलेंस्ड ग्रोथ, ये बिल्कुल ये परसेंटेज जो देख रहे हो ये अनबैलेंस्ड है, यानी किसी में ज्यादा है किसी में बहुत कम है, बराबरी का मामला नहीं है, कम बेसी का मामला है। और फिर है ग्रोइंग रीजनल वेरिएशंस। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना। पहला है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे हम एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर के कहां जा रहे थे? इंडस्ट्री में जा रहे थे, जहां पे एग्रीकल्चर थोड़ा कम हो रहा था और इंडस्ट्री, एंड यहां पे मैं सर्विस सेक्टर भी जोड़ दूंगा। इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर पे लोगों का रुझान, लोगों का मूवमेंट ज्यादा हो रहा था। दूसरी तरफ उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब में एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा था। कहीं पे एग्रीकल्चर कम हो रहा था, कहीं पे एग्रीकल्चर ज्यादा हो रहा था। तो इसे कहते हैं ग्रोइंग रीजनल वेरिएशंस। उम्मीद करता हूं इसको याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आता हूं अब अगले टॉपिक में। बाबू लोग अब पढ़ते हैं हम लोग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी इसको पढ़ना है, सिलेबस में है। आओ देखते हैं। सबसे पहले रोडवेज के बारे में पढ़ते हैं। तो रोडवेज देख, कोई भी डेवलप्ड कंट्री में चले जाओ तो मेटलिक रोड वहां होता है, ऑल वेदर रोड कहलाता है कि बारिश हो, चाहे बर्फ पड़े, चाहे गर्मी आए, रोड जैसा का तैसा रहना चाहिए। लेकिन उस समय कहाँ, ये तो हमारे लिए ख्वाब था, ब्रिटिशर्स कभी ध्यान भी नहीं दिया। तो रोडवेज में जो आपको पढ़ना है, पहला है नॉट सेटिस्फैक्ट्री। रोडवेज का डेवलपमेंट बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। Whatever roads were built, they meant for mobilizing the army। आर्मी को यहाँ से वहां ले आ जाने में जहां रोडों की जरूरत होती थी वहीं पे ब्रिटिशर्स एक टेम्पररी रोड बना देता था। ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम विलेजेस टू रेलवे स्टेशन, और विलेजेस से रेलवे स्टेशन तक की दूरी को कवर करने के लिए रोड्स बनवाता था, वो भी उतना मजबूत रोड नहीं। ठीक है, अगर बात करते हैं रेलवेज की, रेलवे एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट था। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 1850 में और अपना ऑपरेशन सबसे पहले चालू किया था 1853 में। एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है ये दोनों साल,
इसको दिमाग में रखोगे। रेलवे का पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या क्या था? चीप एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी एक जगह से दूसरे जगह आप बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से और बहुत कम पैसे में पहुंच जाया करते थे। ब्रोक ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स, लोग कलकत्ता से गुजरात, गुजरात से कलकत्ता, गुजरात से मुंबई, कलकत्ता से पुणे, कहीं भी आया जाया करते थे। तो ज्योग्राफिकल बैरियर्स जो है रेलवे ने तोड़ दिया। क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रेलवे आ गया तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ा। फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा दिया, यानी जो वहां से गुड्स, ब्रिटेन से गुड्स आता था उसको इंडिया के कोने कोने में रेलवे ने फैलाया। हेल्प इन कंट्रोल फेमिन्स, जो फेमिन हिट एरियाज होता था, जहां भूखमरी होता था, सूखा पड़ता था, वहां फूड्स बहुत आसानी से हम फूड ग्रेन्स पहुंचा देते थे। जहां बहुत ज्यादा फूड ग्रेन्स था वहां से फेमिन हीट एरिया तक रेलवे फूड ग्रेन्स पहुंचाने में मदद करता था। और हेल्प एनकरेज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए रॉ मटेरियल जरूरी होता है, तो देश के कोने कोने से रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज तक पहुंचाने में रेलवे मदद करता था। तो ये रेलवे का कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स आपको मैंने बताया, इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना है। फिर आता है एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, एब्सोल्युटली अनसेटिस्फैक्टरी ग्रोथ था। इंडिया का जो शिपिंग कंपनीज था वो काफी बैकवर्ड था, उनको अगर उस समय के हम फॉरेन कंपनी से तुलना करें तो बहुत ही पीछे था, इसलिए इसको अनसेटिस्फैक्टरी बोलेंगे। कम्युनिकेशन की जहां तक बात है तो पोस्टल कम्युनिकेशन, जो पोस्ट ऑफिस सर्विसेज इंडिया में सबसे पहली बार आया 1837 में, तो बहुत अच्छे से इन सारी चीजों को आप याद रखेंगे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में। बाबू अब हम चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में आ चुके हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। बहुत ध्यान से देखो, पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर्स हमें बहुत सताया, बहुत तकलीफ दिया, बहुत दुख दिया, समझो आधा मार के चला गया, लेकिन कुछ पॉजिटिव्स भी वो देके गया। क्या क्या है पॉजिटिव्स, उसका देख लेते हैं। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे पॉलिटिशियंस को इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ सिखा के गया कि कैसे ऑफिसेस को चलाया जाता है, कैसे लोगों को ऑर्गेनाइज्ड वे में रिसोर्सेस को यूज़ किया जाता है, ये इन्होंने हमें सिखाया। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट रेलवेज था, ये थोड़ा बहुत डेवलप करके गया वो। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स को ये सिखा के गया कि अनाज सिर्फ खाने के लिए नहीं उगाते हैं, अनाज को आप बेचने के लिए भी उगा सकते हो, उससे जो पैसे आएंगे उससे आप अपना हेल्थ, अपना एजुकेशन, इन सब पे खर्च कर सकते हो। चौथा मॉनिटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, अंग्रेजों से आने से पहले हमारे यहाँ बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम में बहुत सारा कमी था, तो उस बार्टर सिस्टम को हटा के अंग्रेजों ने मॉनिटरी सिस्टम यहाँ पे चालू किया, नोट्स चालू किया, कॉइन्स चालू किया। क्लियर है? तो ये कुछ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस है ब्रिटिशर्स का। अब मैं तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, क्रोनोलॉजी ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स। अंग्रेजों के रहने के दौरान जो ईयर वाइज जो इवेंट्स हमारे पास आया वो बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए। 1850 रेलवे जो है इंट्रोड्यूस हुआ। 1869 सुएज कैनल इन्होंने बिल्ड किया। 1881 फर्स्ट सेंसस इन्होंने कंडक्ट कराया। 1907 टिस्को इनकॉर्पोरेट हुआ। 1921 is considered as year of great divide। ये सारा चीज मैंने आपको चैप्टर में बताया था, फिर अंत में भी बता दिया। इसको एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए आप बहुत अच्छे से दिमाग में रखोगे। बच्चों अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसी चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन और एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। तो अगले क्लास में क्या क्या होगा हमारा, एमसीक्यू एंड एनसीईआरटी ऑफ दिस चैप्टर एंड चैप्टर नंबर 2 को हम लोग फिनिश करेंगे। ओके, चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।